नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी मतगणना पर जारी मंथन को लेकर। जी हाँ, 4 जून को मतगणना होनी है और इसके पहले बीजेपी ने 1 जून को बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें लोकसभा चुनाव प्रभारी विस्तारकों सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे और मतगणना को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही 29 सीटों पर पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा, इसका भी आकलन होगा। तो इधर कांग्रेस ने भी काउंटिंग को लेकर तैयारी शुरू कर दी है और नतीजों के बाद जश्न की तैयारी में जुटी है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या बैठकों के जरिए दोनों पार्टी अपनी अपनी मेहनत को आंक रही है और क्या बैठक में मतगणना के बाद का प्लान भी तैयार होगा। आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ही रिपोर्ट देखिए। चार जून की तैयारी, बीजेपी में बैठकें जारी। इंतजार है तो 4 जून का। इस दिन ये तय होगा कि प्रदेश की जनता ने 29 सीटों पर किस पार्टी को जनादेश दिया। लिहाजा बीजेपी ने इस दिन के लिए खास तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। 1 जून को बीजेपी बड़ी बैठकें करने जा रही है। एक दिन में 3 अलग अलग बैठकें होंगी। पहली बैठक में लोकसभा चुनाव प्रभारी शामिल होंगे, तो चुनाव प्रबंधन और विस्तारकों की भी अलग से बैठकें होंगी। बैठक में मतगणना की तैयारियों पर ही फोकस किया जाएगा, तो वोटिंग किसके पक्ष में रही, इसका भी आकलन होगा। साथ ही नेताओं को नई जिम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं। अब इस बैठक को लेकर बीजेपी का क्या कहना है, वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ा है। प्रदेश की जनता तक हम अपनी बात पहुंचाने में सफल हुए। जनता का आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। अब मतगणना के पूर्व भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा तैयारी की जा रही है। वरिष्ठ नेताओं पदाधिकारियों की बैठक की जा रही है, जिसमें मतगणना को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही जैसे मतदान के पूर्व वॉर रूम बनाए गए थे, कंट्रोल रूम बनाए गए थे, उसी तरह से मतगणना के लिए भी कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत आने पर प्रदेश कार्यालय से तत्काल मदद मिल सके। 4 जून बीजेपी के लिए ही नहीं, कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है। वो भी अपने नेताओं के साथ बैठकें कर पोलिंग एजेंट को ट्रेनिंग दे चुकी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस तो अपनी जीत के प्रति इतनी आश्वस्त है कि परिणाम से पहले ही उसने 1 क्विंटल लड्डुओं का ऑर्डर भी दे दिया है। हालांकि कांग्रेस की और क्या कुछ तैयारियां हैं मतगणना को लेकर, ये भी जान लेते हैं। तारीख को इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी की एक जबरदस्त जीत जनता के द्वारा मिलने जा रही है। जनता ने अपना मन बना लिया था इस तानाशाह सरकार को बदलने के लिए, और आने वाली 4 तारीख को मतगणना के दिन हमारा कार्यकर्ता, हमारा बूथ का एजेंट और मतगणना स्थल पे हमारे सारे कार्यकर्ता पूरी ताकत से कार्य करेंगे और ये जो जीत होगी वो जनता की जीत होगी। प्रदेश की 29 सीटों पर 4 चरणों में मतदान संपन्न हुआ और अब बीजेपी और कांग्रेस बैठकें कर इन चरणों में मतदान किसके पक्ष में रहा, कैसी स्थिति पार्टी की रही, इसका आकलन करने में जुटी है, ताकि चुनाव के नतीजों से पहले इसका अंदाजा लगाया जा सके कि किस पार्टी की मेहनत रंग लाने वाली है और किसको अभी और मेहनत करने की जरूरत है। खैर, बैठकों में सियासतदान अपना अपना गणित बिठाएंगे, लेकिन जनता का फैसला क्या है, इसकी तस्वीर 4 जून को साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी अनादि टीवी में। और मध्य प्रदेश में तो 4 चरणों में चुनाव हो गए थे और आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को होना है, ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। और 1 तारीख को अगर बीजेपी ये बैठक बुला रही है, तो मतगणना के साथ साथ हो सकता है और बाकी बातें भी होगी, लेकिन इतना तो तय है कि केवल मतगणना को लेकर तो बात होगी नहीं, क्योंकि विस्तारक भी इसमें बुलाए गए हैं, लोकसभा प्रभारी भी बुलाए गए हैं। और जो बीजेपी का अपना कुछ आकलन रहा होगा, वो 4 चरण के बाद उसने हर एक चरण के बाद 1 दिन बाद या 2 दिन बाद वो कर ही लेते थे कि कहाँ किस स्थिति में खड़े हैं। उसके बावजूद अगर इतनी बड़ी बैठक पार्टी बुला रही है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मोटे तौर पर मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मोटे तौर पर इस तरह की बैठकें हर चुनाव के समय होती हैं,
और इसमें बैठकों में उस रणनीति पर बातचीत भी की जाती है। मतगणना के दिन कई बार जो प्रतिपक्षी पार्टी होती है वो प्रतिपक्षी पार्टी क्या उसमें उपस्थित कर सकती है और उसका हमको तत्कालिक बुद्धि से किस तरीके से काउंटर करना होता है, क्योंकि मतगणना के दिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर संघर्ष होने की, झंझट होने की आशंका सदैव बनी रहती है। कई बार मतगणना स्थल पर भी टकराहट होती है, उसको देखना। और दूसरा, अगर रिजल्ट अनुकूल आ रहा है जी। तो उसकी अभिव्यक्ति किस सीमा पर करना और किस तरीके से करना, इस पर भी इसमें विचार किया जाता है कि कहीं न कहीं जीत, अगर मान लीजिए कहीं जीत रहे हैं तो उसके अतिरेक में कुछ अतिरिक्त ज्यादा दिखावटी सजावटी ना हो, या अगर कहीं हार रहे हैं तो वहां पर हमको कार्यकर्ता को कैसे मूवमेंट करना है। इन सारी चीजों पर इस बैठकों में चर्चा होती है। और मतगणना में जो टेक्निकल समस्या होती है, ऐसी बैठकों में जो टेक्निकल कोई समस्या आ सकती है तो एक टेक्निकल एक्सपर्ट भी बुलाया जाता है। वो टेक्निकल एक्सपर्ट बताता है कि क्या क्या तकनीकी समस्या आ सकती है और अगर तकनीकी समस्या कौन सी आई है तो उसको किस प्रकार उसको निपटना है। मान लीजिए कहीं पुनर्मतगणना की कोई एप्लीकेशन आ गई है तो उस वक्त पार्टी का स्टैंड क्या हो, तो इन सारे पहलुओं पर इस पर चर्चा होती है। तो रिजल्ट वाले दिन किस तरीके से हमारी भूमिका रह सकती है, उन सब चीजों पर इसकी चर्चा होती है। जी नहीं, ये तो तकनीकी चीज होगी अगर, लेकिन विस्तारकों को अगर बुलाया गया है, वो लोकसभा जो प्रभारी रहे हैं, क्योंकि उनका तो मतगणना से कोई सीधा सरोकार होता नहीं है। देखिए, विस्तारक जो होता है वो विस्तारक कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं एक नियंत्रित करता है। इसके अलावा इससे एक और चीज मुझे लग रही है जी। कि लोकसभा चुनाव के बाद बहुत संभव है कि सामाजिक स्तर पर भाजपा कोई अभियान और चलाने वाली हो ताकि कार्यकर्ता को उसमें लगाना। तो विस्तारक की भूमिका दो प्रकार की होती है। एक तो कार्यकर्ता का समन्वय करना और भविष्य के किसी एक कार्यक्रम को लेकर के उस पर अटेंशन करना। क्योंकि जिस तरीके से अभी पिछले कुछ दिनों मोहन यादव जी ने एक निर्णय लिया था, माइकों को लेकर के निर्णय लिया था, सड़क पर नमाज ना हो इसमें निर्णय लिया था, ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से चुनाव में मुद्दे उठे हैं तो मुझे लग रहा है तो उसमें भविष्य की कोई रणनीति अवश्य होगी जिसको लेकर के उनको अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना है। जिस तरीके से आरक्षण पर बात उठी है, ये जैसे दलित एजेंडा उठ करके आया है, मुस्लिम आरक्षण उठ करके आया है, तो कुछ ना कुछ अभियान, सामाजिक अभियान, बहुत सी चीज ऐसी होती है जो मीडिया में नहीं आती लेकिन संगठन के स्तर पर उसका मूवमेंट होता है। तो मैं समझता हूँ विस्तारकों को अगर बुलाया है तो भविष्य की वर्तमान समस्या से निपटने के साथ साथ भविष्य के किसी कार्यक्रम पर भी चर्चा अवश्य होगी। बिल्कुल। तो प्रभु जी, भविष्य की चर्चा हो सकती है और एक इसको संयोग कहें या एक रणनीति कि मध्य भारत सहित 4 प्रांतों की संघ के जो नेता हैं उनकी बैठक चल रही है। मोहन भागवत यही हैं और 1 जून की ये बैठक जो शर्मा जी ने भी इशारा किया है, और जो लोकसभा चुनाव के बाद की बीजेपी की रणनीति, क्योंकि जो कोर मुद्दे वो सारे हो गए उनके, 370 हो, राम मंदिर हो, अब वो सीए की बात कर रहे हैं, यूसीसी की, इसके बाद एक देश एक चुनाव, उसको भी इससे जोड़कर देखा जाए। हाँ बिल्कुल नहीं मनोज जी, ये जो बीजेपी की बैठक है इसका बिल्कुल अलग एजेंडा होगा। संघ की बैठक अपने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पे अलग एजेंडे पे है। संघ के जो साल भर के कार्यक्रम हैं, संघ के अभी तक के जो कार्यक्रमों को जो नहीं, वहाँ से अगर कुछ निर्देश हो शायद, क्योंकि 1 तारीख को है बैठक, इसलिए मैंने निश्चित तौर पर नहीं, ऐसे निर्देश तो वहाँ से नहीं आएंगे कि बीजेपी को क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि जो कुछ भी चुनाव बाद होगा, जब नई सरकार बनेगी तो बीजेपी का आला कमान तय करेगा। उस स्तर पर संघ के बड़े पदाधिकारियों के साथ वहाँ चर्चा हो सकती है। लेकिन ये जो बैठक हो रही है, एक इसका पूरा का पूरा जो है मतलब जो है वो चुनाव को लेकर है। जिन लोगों को बुलाया है आप उनको देखिए कि जो विस्तारक हैं और जो प्रभारी हैं, तो उनके चुनाव क्षेत्रों में क्या माहौल रहा, क्या कैसा रहा, उनके अनुभव क्या है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे शेयर किया जाएगा। दूसरी एक बड़ी बात इस बैठक में जो निकल कर आई, जिस तरीके से कांग्रेस की तैयारी है कि वो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से वो जो वोट प्रतिशत बढ़ा है उसको लेकर कांग्रेस जो अपनी रणनीति बना रही है कि हम 1780 वो जो सभी लोगों को देने जा रही है अपने वहाँ पे जो मतगणना में जो एजेंट बैठेंगे उनको, और वो वहाँ पर वो उसका बाकायदा मिलान करना है, उनको ईवीएम की सील चेक करनी है, उनको तमाम चीज़ें जो कितने पुरुषों के कितने महिलाओं के वोट है सारा रिकॉर्ड लेकर जब वो बैठने वाले इतनी तैयारी के साथ, तो निश्चित तौर पर जो अभी रमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, वो सामने आ सकते हैं। तो बीजेपी के वहाँ पर जो लोग बैठेंगे
आएंगे वो कहीं निरुत्तर ना हो जाए, उनके पास कुछ सवाल करने के लिए ना हो, कोई काट ना हो, ऐसी स्थिति ना निर्मित हो, तो वो अपनी तैयारियों को लेकर बात करेंगे। अपने लोगों को तैयार करना है उनको, क्योंकि बराबरी का मुकाबला वहाँ पर भी है, टेबल पर भी जो रणनीति बननी है, वहाँ की जो लड़ाई है वो भी बराबरी पर छूटे, ये कोशिश उनकी होगी। क्योंकि जीत हार तो वो ईवीएम डिसाइड करेगी, लेकिन उस ईवीएम को लेकर ही यदि सवाल उठ रहे हैं, उसमें डले वोटों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो उसका जवाब कैसे दिया जाए, वो तमाम तैयारियां यहाँ पर की जाएंगी। तो बीजेपी की पूरी प्लानिंग इसको लेकर होगी। और यदि 4 जून को नतीजे बीजेपी के फेवर में आते हैं, जैसे कि उम्मीद कर रहे हैं, 29-0 की बात कर रहे हैं वो, वैसी स्थिति आती है तो एक भव्य पैमाने पर बीजेपी प्रदेश में उसको सेलिब्रेट कर सकती है। ये स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। यदि कुछ कम भी आए तो भी उसको सेलिब्रेशन करना है, ये भी तैयारी होगी। क्योंकि सरकार यदि उनकी बन रही है तो वो स्वाभाविक तौर पर उसमें जो खुशी जाहिर करना। और ये आप ये देखिए, बड़ी बात ये है कि नई सरकार बनने के बाद मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार में ये पहली बार चुनाव हो रहे हैं जिसमें कि ये परिणाम आने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर एक नया रंग, नया कलेवर, नए उत्साह के साथ बीजेपी यहाँ पर अपने आप को प्रस्तुत करने की तैयारी करेगी। इस दिशा में इस बैठक का ज़्यादा महत्व मुझे दिखाई दे रहा है। जी, तो ब्रजेश जी, तैयारियां तगड़ी हैं। जो प्रभु जी ने कहा कि कांग्रेस की बात करें तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो 5 जून को, 4 जून को नतीजे आएंगे। हालांकि वो बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं और 5 जून से वो एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं 15 अगस्त तक, मंथन कार्यक्रम और अगले विधानसभा की चुनाव की तैयारी को लेकर। तो शायद इसने भी मजबूर किया होगा बीजेपी को बैठक के लिए, क्योंकि भले वो जो कुछ करें बाद में कह दिया जाए कि बैठकें हुई नहीं है, जो उनका मंथन कार्यक्रम फ्लॉप हो गया, नेता जुटे नहीं। देखिए मनोज जी, कांग्रेस और बीजेपी में बहुत अंतर है। बीजेपी 24 घंटे 7 दिन काम करती है और अपने कार्यकर्ताओं को काम पर लगाए रखती है। निश्चित तौर पर वो अगली रणनीति पर काम करती है। ये नहीं है कि चुनाव होगा या 5 साल बाद वो मेहनत करेंगे, वो अगले टास्क पर लग जाते हैं। यदि उनको जो लक्ष्य था उनका 10% बढ़ाने का वोट बैंक, तो लोकसभा प्रभारियों से वो जानेंगे। यदि इस चुनाव में कहीं पे कोई लूज होते हैं तो वो उसकी रणनीति बनाएंगे, आगे कैसे काम करना है, किस तरह से संगठन अपना काम करता रहता है। चाहे संघ अपना काम करता है, वैसे संगठन अपना काम करता है, किस तरह से और संगठन को विस्तार देना है। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक प्रयोग हुए हैं, त्रिदेव से लेकर तमाम तरह के संगठन ने प्रयोग किए। दूसरे राज्यों में उनकी शिक्षा दी जा रही है। तो ये प्रयोग में यदि कहीं कमियां हैं तो वो कैसे दूर की जा सकती हैं और आगे संगठन को किस तरह से काम करना है, तो उस दिशा में ये चर्चा होती है। कांग्रेस हम देख रहे हैं कि वो बीजेपी से ही सीख कर वो काम करना चाहती है, वो अब बैठे नहीं रहना चाहती, वो संगठन को मजबूत करना चाहती है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी जो कर रही है उससे ज़्यादा बेहतर उसको करना पड़ेगा, क्योंकि जब कांग्रेस ही उसके अनुसरण करने लगेगी, वो 5 साल तक यदि संघर्ष करने के लिए सड़क पर उतरने के लिए तैयार है, तो फिर वो भी वैसा ही स्टूडेंट हो गया जो साल भर पढ़ता है फिर परीक्षा देने जाता है। तो कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर रही है, तो जो टॉपर स्टूडेंट है निश्चित तौर पर उसे और मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि वो उससे लड़ते लड़ते उनके सारे हथकंडे अपना लिए। जैसे संगठन मंत्री की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस इस फार्मूले को ला रही है। वो यदि कांग्रेस उन लोगों को चयनित करने की बात कर रही है, उनके अंदर से आवाज़ उठ रही है कि उन लोगों को काम दिया जाए वाकई में काम करते हैं, सिर्फ किसी की सिफारिश पे ना दिया जाए। तो कांग्रेस अपने आप को 20 तारीख की बैठक हुई, निश्चित तौर पर वो कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने की दिशा में, संगठन मजबूत करने की दिशा में काम कर रही। नया नेतृत्व आया, वो बेहतर कुछ करना चाहता है, उन लोगों की जिम्मेदारी देना चाहता है जो नेता के पट्टे नहीं है, जो काम करना चाहते हैं। जब ऐसे चयन करने की बात हो और जब वो निकलने वाले हों कि हम चुनाव के परिणाम जो भी हों इसके बाद संघर्ष के लिए सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं, तो यदि कांग्रेस शुरू से ही संघर्ष करेगी तो आप सोचिए कि 4.5 साल बाद जब चुनाव आएंगे तो कांग्रेस की स्थिति क्या होगी। तो बीजेपी को और मजबूत होना पड़ेगा। जो आपने कहा है कि बीजेपी लगातार काम करती है, लेकिन वो और मजबूत होने की दिशा में काम करती है। वो यदि उसका लक्ष्य है कि 50% 45% उसको मत मिल गए हैं तो उसको 50 से 55 करती है, 55 से वो 60 का लक्ष्य रखती है। यदि हम लक्ष्य की बात करें, मध्य प्रदेश में उन्होंने 200 पार का लक्ष्य रखा था। हम देखिए पिछली बार उनको 303 सीटें मिली थी, तो इस बार 400 पार का लक्ष्य रखा है। तो वो अपना लक्ष्य बड़ा करती जाती है और उसको हासिल करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरती है, कार्यकर्ताओं को काम देती है और इसका उसको फायदा होता है। भले ही वो उस लक्ष्य तक ना पहुंचे जो लक्ष्य उसने निर्धारित किया हो, लेकिन उसके लगभग पहुंचती है और कार्यकर्ता उसका जुट जाता है। और जब कांग्रेस उसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए कि हमें सत्ता में लौटना है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी और ज्यादा सजग होगी अपने कार्यकर्ताओं को और रणनीति के साथ कि यदि आपके सत्ता में लगातार आप बरकरार हैं तो कहीं सत्ता का आपके सिर पर तो चढ़कर नहीं बोल रही है, कहीं वो घमंड तो नहीं आ गया आप में, तो कैसा व्यवहार आपका होना चाहिए। इस दिशा में भी हमने देखा है कि लगातार निर्देश देती रहती है कि यदि आप जीत भी गए हैं तो उसको किस तरह
से आपको स्वीकार करना जनादेश को, उसको घमंड में नहीं लेना। आपको विपक्ष के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना कि जनता में एक महसूस जाए कि इनको महसूस हो जनता को कि ये तो घमंड हो गया इनके बीच में और किस तरह से सत्ता सिर पर चढ़ के बोलने लगी, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो हमने देखा है जब भी चुनाव परिणाम आते हैं, जितनी भी तीखी बयानबाजी होती है, भाषण होते हैं और बड़े नेता बोलते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री का या बड़े नेता का आता है कि जो जनता ने जनादेश दिया है उसके अनुसार रहें, अब हमारा विपक्ष के कोई ऐसा विरोध नहीं है। तो मुझे लगता है कार्यकर्ताओं में भी ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी इसके जरिए। तो संदेश देने की कोशिश है, लेकिन शर्मा जी बड़ी उम्मीदों से कांग्रेस भी 20 तारीख को जो बैठक हुई थी 20 मई को, उसमें कहा गया था कि अंडर करंट है, भंवर जितेंद्र सिंह जैसे तमाम सारे नेता जुटे थे और ये कहा गया था कि बीजेपी जो 29-0 की बात कर रही है, लेकिन 4-5 या 8 सीटें हम जीत सकते हैं। तो जो परिस्थिति आपने चारों चरण के चुनाव की देखी है और जो कांग्रेस की जो तैयारियां देख रहे हैं और बीजेपी की, तो लग रहा है उसके आसपास वो जा सकते हैं। और जो एडवांस उन्होंने जश्न की तैयारी भी कर ली कांग्रेस ने कि लड्डुओं का ऑर्डर हो गया, हालांकि ऐसी तैयारी विधानसभा को लेकर भी थी उनकी चुनाव को। देखिए, निश्चित रूप से वो उन्होंने कार्यकर्ताओं को जोश भरने की दृष्टि से, ताकि मतगणना के दिन उनके जो एजेंट बैठने वाले हैं पोलिंग जहां पर मतगणना स्थल पर, वहां वो कोई डिमोरलाइज ना हो और वो ये सोच करके कि अब तो हार ही रहे या जीत ही रहे, तो वहां पर वो उत्साह के साथ बैठे। इसीलिए ये जो तैयारी लड्डुओं का ऑर्डर और ये वो, आपने अगर ध्यान दिया हो विधानसभा चुनाव में तो उन्होंने तारीख की घोषणा कर दी थी कि फला तारीख को कमलनाथ जी शपथ ग्रहण करेंगे। तो ये जो है केवल वो कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए है। बाकी कांग्रेस के भीतर भी कुछ एक खबर तो उनको बहुत स्पष्ट आ रही है, वो व्यक्तिगत बातचीत से वो भी स्वीकार करते हैं कि भाई 24-25 सीट पर तो कुछ संघर्ष है नहीं, एक तरफा है। जो संघर्ष की स्थिति बन रही है वो 4-5 सीट पर बन रही है। अब 4-5 सीट में से कितनी ले पाते हैं, कितनी नहीं ले पाते हैं, ये परिणाम ही बताएगा। और तो खजुराहो इंदौर को छोड़ दे तो हम तो कह रहे 27 में बात हो रही होगी दोनों दलों में कि 27 में कितने में लड्डू होना तो घी और मेवा कम क्यों रखें, ज्यादा ही रखें ना। जी जी सर, बिल्कुल यही बात है। तो कुल मिलाकर के तो अब ये जो उनकी तैयारी है, उनको ये लग रहा है कि अगर 1 से 2 सीट भी अगर आ गए, क्योंकि उनके पास अब 1 ही सीट है, तो 1 से 2 सीट आ गए तब भी उनके लिए प्रसन्नता की बात है। इस हिसाब से वो ये तैयारी करके चल रहे हैं। जी, तो प्रभु जी केवल इतनी सी बात है बैठक को लेके या कुछ और भी देख रहे हैं आप? क्योंकि आमतौर पर ऐसी बैठकें चुनाव के खत्म होने के तुरंत बाद हो जाती है। एक कारण ये हो सकता है कि नेता ये कह सकते हैं कि सारे के सारे चुनाव में भी जीते अभी तक, और जब चुनाव प्रचार थम जाएगा पहले दौर का, उसके बाद सारे लोग फ्री होंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री की बात कर लें, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम सारे नेताओं को पूरे देश में ड्यूटी लगी मध्य प्रदेश के चुनाव खत्म होने के बाद। तो हो सकता है कि एक रणनीति इस पर भी बन जाए कि जो सारे नेता बैठेंगे तो जो आसपास के प्रदेशों में जो चुनाव उन्होंने जिस नज़रिए से देखा, क्योंकि अपनी बात तो उन्होंने बताई होगी, वहाँ क्या चीज़ें उन्होंने अच्छी देखी, तो आगे की तैयारी उसमें शायद काम हो जाए वो बैठक में। हाँ बिल्कुल मनोज जी, ये चर्चा तो हो सकती है। जो चूँकि बैठक 1 तारीख को रखने का वजह भी मुख्य शायद यही है कि प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जैसे नेता और कई और नेता जो है दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, वहाँ पर उनकी जिम्मेदारियाँ थी, वो सब वहाँ से मुक्त होकर आएंगे, उसके बाद यहाँ बैठेंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे। आगे की रणनीतिक तैयारियाँ होंगी, वहाँ के संगठन क्या तैयारी कर रहे हैं, यहाँ क्या तैयारी होनी है। और एक बड़ी बात जो यहाँ पर जो है, जैसा अभी ब्रजेश जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है मध्य प्रदेश का, वो संगठन के लिहाज से दूसरे राज्यों की तुलना में काफ़ी मजबूत स्थिति में। त्रिदेव फार्मूला यहाँ पर है, पूरा वोटर उनको जो पन्ना पेज प्रभारी और उन सबके पूरे ऑनलाइन डाटा उनके पास हैं, बाकायदा उनसे बातचीत होती है कॉल सेंटर के जरिए। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की अपनी रणनीतिक तैयारी काफ़ी अच्छी मध्य प्रदेश की है, तो ये भी मुद्दे वहाँ पर शेयर हो सकते हैं बातचीत में। और पूरा का पूरा फोकस जो होना है वो निश्चित तौर पर मतगणना को लेकर होने जा रहा है, और मतगणना के बाद जिस तरीके की जो तैयारियां होनी है उसको लेकर यहाँ पर बैठक में बात होगी। और पुराने अनुभव जो अभी दौरे के हैं वो तमाम साझा किए जाएँ, कुछ हास प्रयास का क्षण भी हो सकता है। और एक ये होता है कि आप लंबे समय से, पिछले 2 महीने से चुनाव का काल चल रहा है, बैठ के नहीं हो पाए, मिल नहीं पाए हैं, तो जितने लोग इस दायित्व में लगे वो सब एक साथ जुटें, बैठें, और आभार प्रदर्शन भी हो जाएगा उन लोगों के प्रति जिनने जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। क्योंकि इस बार अब देखिए कि बीजेपी का चुनाव प्रबंधन की जो टीम है उसमें बहुत सारे नए चेहरे यहाँ पर हैं। जो लोग पहले ये दायित्व संभालते थे वो इस बार वहाँ पर है नहीं उस पद पर, उसकी जगह नए लोग आए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर एक आभार प्रदर्शन भी यहाँ पर होगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, मिलकर बहुत बेहतर काम किया। ये सारी चीज़ें निकल कर इस बैठक में आने वाली हैं। और मूल विषय जो यदि हम कहें तो निश्चित तौर पर फोकस उनका जो होगा मतगणना की तैयारियों पर होगा, और पूरी की पूरी उसको लेकर तैयारी ऐसी बीजेपी करेगी कि कांग्रेस यदि कोई सवाल उठाती है तो जवाब
प्रशासन की तरफ से तो कम और बीजेपी की तरफ से ज़्यादा तेजी से आए, ऐसी कुछ तैयारियां यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही। तो क्या प्रभु जी, एक और सवाल था मेरा कि जो उपचुनाव होंगे इसके बाद, तो निश्चित तौर पर उन जिले के, उन विधानसभा क्षेत्र के नेताओं को भी अलग तरीके से वो इस तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको वहाँ तैयारी करना, ये नहीं कि चुनाव के परिणाम आ गए अब आप शांति से घर बैठ जाइए, नए लक्ष्य उनको दिया जाएगा। ब्रजेश जी, उसके लिए बहुत समय है। ये इस बैठक में तो ये सब चर्चा नहीं होगी। रिजल्ट आने के बाद वो फिर बीजेपी की अपनी बैठकें होंगी और जैसा कि आपने भी कहा कि लगातार 24 घंटे सातों दिन वो बीजेपी काम करती है, तो निश्चित तौर पर उनकी प्लानिंग चल रही होगी, अभी भी प्लानिंग चल रही होगी। अब ये सोच के चलिए कि जो कैंडिडेट उनने चुनाव मैदान उतारे हैं, यदि जो चुनाव जीतने वाले उनकी जगह यदि उपचुनाव की नौबत आ रही है तो कौन वहाँ पर हो सकता है। ये बीजेपी के पास अपना फीडबैक पहले से आ चुका होगा, उनके संगठन के लोग हैं वहाँ से आ गया होगा, उन्होंने बाहरी एजेंसियों के जरिए भी फीडबैक ले लिया होगा कि कौन कौन वहाँ से दावेदार हैं, किसको टिकट दिया जा सकता है और क्या स्थितियाँ हो सकती हैं और सामने से कौन होगा अपोजिशन में। ये तमाम तैयारियाँ बीजेपी बहुत पहले से कर लेती है, तो शायद वो उनके वर्कआउट हो चुका है। लेकिन ये इस बैठक में डिस्कशन में मुझे नहीं लगता कि कोई आएगा, हाथ प्रयास के क्षणों में कुछ आ सकती है बात, लेकिन ये सब के लिए उनकी बैठक दोबारा होगी। मतलब इसके बाद ये तो तय है कि बाहर निकलने के बाद, बैठक के बाद दावे जरूर होंगे कि हम 370 ले रहे हैं, 400 ले रहे हैं। निश्चित तौर पर वो 400 पार का जो दावा है पार्टी का, तमाम नेता उस दावे को दोहराएंगे। बीजेपी में किसकी हिम्मत है जो आला कमान ने कह दिया उसके खिलाफ बोल सके। जो अभी रमेश शर्मा जी ने कहा कि 4-5 सीटों पर कड़ा मुकाबला है, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए इस बार संभावना पिछले चुनाव से ज़्यादा है। यदि हम देख रहे हैं 7 चरण के यदि देश का चुनाव हुआ तो अब ये देखिए कि कोई ऐसा एक मुद्दा नहीं था जो पूरी एक लहर की तरह चल रहा हो। बार बार मुद्दे बदलने पड़ रहे नेताओं को, नई चीज़ें सामने लानी पड़ी हैं। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी चुनाव का नज़रिया अलग लग रहा। छिंदवाड़ा में अलग तरीके से चुनाव लड़ा गया, इंदौर और खजुराहो में अलग तरीके से चुनाव लड़ा गया, बाकी जगह अलग तरीके से चुनाव लड़े। लेकिन खजुराहो में जब कैंडिडेट नहीं है सामने अपोजिशन का तो फिर बड़े बड़े नेताओं को उतारने की जरूरत क्यों पड़ी, इंदौर में वो स्थितियाँ क्यों पड़ी। तो बीजेपी कहीं कोई कमी बेसी नहीं छोड़ना चाहती, वो जीत रही है उसको पता है, लेकिन वो जीत को और मजबूत बनाना चाहती है जिससे सामने वाली पार्टी की कमर टूट जाए, वो दोबारा अगले चुनाव में उस दमखम के साथ ना हारने की कोशिश करे। तो ये पूरी तैयारी बीजेपी की रहती है। तो ब्रजेश जी, तैयारी तो कांग्रेस भी इस दिशा में कर रही होगी ना उपचुनाव की, क्योंकि उन्होंने कई मौजूदा विधायक उतारे मैदान में। वो कई सारी सीटें उनको पता है, जैसे मान लीजिए विदिशा या तमाम सारी सीटें कि उनका परिणाम क्या होना है। और जो 2 विधायक अधर में चल रहे हैं, बिना विधायक को, चाहे शिवपुर रामनिवास रावत, जो अभी तक जिनका स्टैंड क्लियर नहीं है। देखिए मनोज जी, कांग्रेस की तुलना हम बीजेपी से करेंगे तो निश्चित तौर पर ये अलग तरह की व्याख्या हो जाएगी, क्योंकि वो तो तैयारी हम मूल चुनाव की, हम लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं कि लगातार कह रहे थे कि हम तैयारियां कर रहे हैं और आखिरी चरण तक देखिए आप उनके उम्मीदवारों को लेकर। विधानसभा में हमने उनके नेताओं ने कहा था, बड़े बड़े नेताओं ने कहा था कि हम 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित कर देंगे, क्या वो कर पाए? उनकी परिस्थितियां अलग हैं। हम यदि बीजेपी से उनकी तुलना करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उनके साथ एक तरह से न्याय हो पाएगा, क्योंकि उनके तो नेता अलग हैं। अभी जीतू पटवारी को संगठन पूरा खड़ा करना है, वो अध्यक्ष तो बन गए लेकिन अपनी टीम नहीं बना पाए, तो उनके पास अलग चुनौतियां हैं, वो उन चुनौतियों से जूझेंगे। अभी जिस तरह से यदि परिणाम आते हैं, जो संघर्ष की बात कर रहे हैं, पटेरिया जी भी कह रहे हैं और शर्मा जी भी कह रहे हैं, यदि उनको 1 से सीटें बढ़ गई तो निश्चित तौर पर जीतू पटवारी वहाँ ताकतवर हो जाएंगे और उनके लिए प्लस होगा। वो मध्य प्रदेश में हो सकता है वैसे निर्णय ले सकें और जो छत्रपों की जो छत्र छाया है, चाहे दिग्विजय सिंह की हो चाहे कमलनाथ की, उससे मुक्त होकर काम कर सकें, तो ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो मुझे लगता है कि वो तो अभी परिणाम का इंतजार कर रहे होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि 1 से बढ़ के हमारी 2-3 सीटें आ जाएँ तो उसके बाद हम किस तरह से संगठन खड़ा कर सकें, किस तरह से वो अगली संगठन की रणनीति बना रहे होंगे। मुझे लगता नहीं है कि वो उपचुनाव की तैयारियाँ कर रहे होंगे। यदि उपचुनाव के तो परिणाम की उनके बारे में उनने अभी कल्पना भी नहीं की होगी कि जब होगा, कहने के दावे की बात अलग है। वो इतनी तैयारी पहले से करने लगती तो कांग्रेस कहां से कहां होती। कांग्रेस सिर्फ इसकी तैयारी करती है जो उनके नेता है। मध्य प्रदेश में जो अपराध हो रहे हैं, जो आपराधिक घटना हुई, उसको जिस प्रकार से कांग्रेस उठा रही है, नेता सक्रिय हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि राहुल गांधी से मिलना दूभर है, लेकिन अगर जीतू पटवारी फोन लगाते हैं और वो बात कर रहे हैं, चुनाव का समय है, तो उनको लगता है कि एक घटना से वो बाकी की जगह उसका लाभ ले सकते हैं, इसलिए राहुल गांधी उस पर बात कर रहे हैं। उससे पहले देखिए आप प्रियंका गांधी का ट्वीट हो जाता है, यही 5 साल के जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो राहुल गांधी से आप संपर्क नहीं कर पाओगे, वो विदेश में घूम रहे होंगे, प्रियंका गांधी कोई ट्वीट नहीं कर रही होंगे, तो तभी जागृत होते हैं ना। अभी चुनावी माहौल है, यदि कहीं कोई घटना हो रही कानून व्यवस्था पर तो वो दूसरी जगह उसका लाभ लेना
देना चाहते हैं, एक चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। वो परिस्थितियां अलग हैं कांग्रेस की। और अब मुझे लगता है कि इसके बाद आप देख रहे हैं जो बात कर रहे हो कि आप लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, तो कहां उठा रहे हैं? सड़क पे आपको दिख रहे हैं क्या? ट्विटर पे कर रहे हैं, मीडिया में बयान दे रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस आपको कहां दिख रही है? यदि वो एक जगह पे गए हैं तो सिर्फ इसलिए गए हैं कि पहले दिग्विजय सिंह वहां चले गए थे, इस वजह से जीतू पटवारी वहां चले गए कि दिग्विजय सिंह तो जाएंगे, तो जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो नहीं जाकर राहुल गांधी से बात कराएंगे तो कहीं ना कहीं उनके नंबर ना कम हो जाए या वो छोटे ना दिखने लगे दिग्विजय सिंह के। ये अलग चीज है कांग्रेस में कि यदि दिग्विजय सिंह को नीचे दिखाने के लिए दिग्विजय सिंह वहां गए हैं तो मैं श्रेय ले लूं उसका। इस वजह से मुझे लगता है कि जीतू पटवारी वहां गए होंगे। तो कांग्रेस कितनी दिखेगी ये तो 4 तारीख को पता लगेगा, लेकिन फिलहाल वक्त इतना ही था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी बैठक की तैयारी में बीजेपी और मतगणना पर मंथन चल रही है। चाहे कांग्रेस की बात कर लें जिन्होंने 20 मई को एक बड़ी बैठक की थी, और अब बीजेपी 1 जून की तैयारी कर रही है। 4 जून को क्या होना है ये सबको इसके दावे हैं, लेकिन जो तैयारियां दोनों दल कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक उम्मीद में है कि 29-0 का स्कोर हो जाए, और एक उम्मीद में है कि पिछली बार के जो नतीजे रहता 28-1 उससे शायद 1-2 अंक वो ऊपर चढ़ जाए। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।